हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग कुछ खास टॉपिक कवर करने वाले हैं। एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जी के, जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सभी प्रकार के इतिहास जो होंगे, इससे हम लोग 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि एनटीपीसी में डायरेक्ट पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये जो हमारा पार्ट 1 जो है, इसमें हम लोग प्राचीन भारत में पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारतीय राजवंश, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट 1 जो होने वाला है, इसमें हम लोग जितने भी सवाल कवर करें, इसमें से लगभग हम लोग जो कवर सवाल करने वाले हैं वो आपका 100 से ज़्यादा होगा। एग्जैक्ट सवाल भी आपको बता दिया जा रहा है। एग्जैक्ट सवालों की संख्या जो इसमें आज हम लोग करने वाले हैं वो होगा आपका 149 सवाल। तो इस वीडियो में 149 सवाल हम लोग कवर करेंगे पूरे भारतीय इतिहास से, ये दिए हुए टॉपिक में। तो अगर आपको इस विषय पर इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप बने रहिए, और इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है आपका बने रहना। लेकिन अगर आपको एनटीपीसी एग्जाम या बाकी अन्य रेलवे एग्जाम आपको देना है और भारतीय इतिहास आपको रिवाइज करना है, 1000 क्वेश्चन का एमसीक्यू हम लोग महज लेकर आने वाले हैं। केवल 6 से 7 वीडियो में, हो सकता है 7 वीडियो भी ना जाए, हो सकता है आपको 5-6 वीडियो में ही आपको मिल जाए। तो ये रहा आपका ये आज का सेशन का शुरुआत। तो 149 सवाल के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जुड़ जाएं, यहाँ आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप चैनल में नए हो या पुराने वीडियो को लाइक करें और फिर वीडियो को आप शेयर करते हुए चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले सवाल की ओर, जिसमें आपको थोड़ा ठहर के पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, इस काम में हम लोग इंट्रो के लिए 2 मिनट का आपका समय लिया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका क्वालिटी ऑफ टाइम का बेहद ख्याल रखा जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 कालों के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा पाषाण काल के अंतर्गत नहीं आता? पूरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण या मध्य पाषाण? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वह है आपका ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण कोई भी पाषाण युग के अंतर्गत तो नहीं आता। पाषाण युग के 3 चरण है, एक पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा मतलब पहले वाला, मध्य यानी बीच वाला, नव पाषाण मतलब नया वाला। ताम्र पाषाण का युग जो है वो नव पाषाण के बाद शुरू हुआ, यानी पाषाण काल के बाद हुआ। सबसे पहले इंसान तांबा का यूज किया है और वो 5000 साल पहले, 5000 ईसा पूर्व पहले किया है। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल कहता है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? 1955, 56, 57, 58, 1954, 55 या 53, 54? तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1957, 58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई है। तो भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्याचल पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह गुफाएं पूरा पाषाणिक गुफा आवास है और जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957-58 में की गई है। 2003 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 भीमबेटका का जो शैलाश्रय है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मौर्य वंश के दौरान चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की चित्रकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चित्र चिन्हों की वजह से, या भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से? तो किस लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो सही इसका जवाब है भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन के प्राचीन सबूत जो हैं वे कहाँ से मिले हैं? तो भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका आपको पता है रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा या बाघ की गुफाएं? तो सही जवाब आपका है भीमबेटका। ऊपर जैसे तीनों सवाल आपका भीमबेटका से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका भीमबेटका हो जाएगा। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जहाँ पाषाण कालीन चित्रकारी पाई गई है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर उतने दिन पहले मानव का आवास था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता का प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? आपको सही काल का क्रम बताना है। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, धातु युग, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, पूरा पाषाण। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। कैसे वो आपको भी बता दें पहले। अच्छा, नीचे जो हम लोग पलट के जो देखते हैं, इसका कारण यह भी है कि नीचे हम लोग सवाल के साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड किए हुए हैं, लेकिन इसमें आपका केवल एक्सप्लेनेशन है। तो इसका हम लोग पूरा डिटेल हम लोग बाल का खाल इसका निकालना पड़ेगा। देखिए, जो आपका पूरा पाषाण काल है
ये प्राग ऐतिहासिक ऐसे इतिहास को बोलते हैं जिसका हमें कोई सबूत लिखित नहीं है, और इसके हैं 3 हिस्से। अब ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं ये आपको बताएं। तो पहला हिस्सा जो है वो आपका है पूरा पाषाण, दूसरा हिस्सा आपका क्या है तो मध्य पाषाण, और तीसरा हिस्सा क्या है नव पाषाण। पूरा पाषाण का मतलब है पत्थर युग जो है वो पहले वाला, बीच वाला आपका मध्य है, नौ वाला आपका बाद वाला है। तो नीचे भी आप इसको देख सकते हैं कैसे है। तो प्रागैतिहासिक काल 3 हिस्सा में है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ऐसे इतिहास की 3 हिस्सा में होता है। प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य होता है जैसे पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक जिसका लिखित उपलब्ध होता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक जिसका साक्ष्य लिखित आधार पर पूरा होता है। और जो प्रागैतिहासिक काल का 3 काल, एक पूरा पाषाण जो कि 5 लाख साल से 10,000 साल तक, नव पाषाण 9,000 से लेके कहाँ तक 4,000 तक, और मध्य पाषाण और नव पाषाण 7,000 से लेके 1,000 तक, वो आपका क्या है तो वो है नव पाषाण की अवधि। तो ये अवधि भी आपके लिए कभी कभी बहुत खास होती है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। सवाल कहता है यहाँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, जयपुर, सोरदुगई या फिर नागेश्वर या रोपड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम में सीप जो है कहाँ से लाया जाता था तो वो आपका नागेश्वर से लाया जाता था सीप। अब ये नागेश्वर कहाँ स्थित है तो नागेश्वर आपका गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, अच्छा इसमें से एक सवाल और पूछता है सोरदुगई के बारे में। ये जो सोरदुगई जो है ये आपका अफगानिस्तान में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में है। क्योंकि पंजाब आपका 2 हिस्सा में है, एक पंजाब पाकिस्तान, एक पंजाब भारत, तो यही इसलिए भारत ब्रैकेट पे लिखा है। तो कोटदीजी, बनावली, बालू या रोपड़। तो पंजाब में कौन सा जगह है तो इसमें से आपका जो रोपड़ है वो कहाँ है तो वो पंजाब में है, जिसकी खोज 1950 में बीबी लाल द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का सबूत मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरें किस चीज से कि नामक एक प्रकार मुलायम पत्थर से बनी होती थी, यानी पत्थर का नाम पूछा है जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था। तो वहां का जो मुहर जो होता था किससे बना होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन आपके सामने रोडोनाइट, गोल्डन रूटाइल या फिर है आपका स्टेटाइट और सेलोनाइट। थोड़ा हिंदी में अगर लिखता तो आपको आराम पड़ता, लेकिन हिंदी में न लिख के आपका गड़बड़ कर दिया है। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका मतलब है सेल खड़ी। हो सकता है आपने सेल खड़ी पढ़ा हुआ हो तो आप इसे टिक मार लेते, लेकिन सेल खड़ी के का जो इंग्लिश वर्जन है वो नहीं पढ़े हुए की वजह से हो सकता है आपका गड़बड़ भी हो, लेकिन इसका हिंदी होता है सेल खड़ी और यही होगा इसका जवाब, क्योंकि इसी से सेल खड़ी से ही बने होते थे मुहरें। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेल खड़ी को क्या बोलते हैं, स्टीएटाइट बोलते हैं, जो 2x2 का बनता था। और यहाँ जो चित्रमय लिपि से मोहर जो रहता था जिसमें बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश, बकरा ये सब का निशान रहता था। ये सब व्यावसायिक उद्देश्य के लिए मोहर, जो मोहर एक प्रमाण जो होता है अभी का डॉक्यूमेंट में, वैसा ही मोहर तब भी होता था। क्वेश्चन नंबर 9, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, गुजरात, झारखंड, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो सही जवाब धौलावीरा क्या हो जाएगा तो वो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसका खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा किया गया था। जुलाई 2021 में धौलावीरा को 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल पहला स्थल है जो WHS यानी विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है। यह आपका पहला ऐसा जगह है। क्वेश्चन नंबर 10, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है, गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु अवधि, चालुक्य अवधि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का है। ऊपर भी आपने देखा है यह किसका है, सिंधु घाटी सभ्यता का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ एक विशाल क्या था, वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक, आयताकार टैंक। तो जो विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है वो असल में क्या था, तो सही जवाब हो जाएगा वो आयताकार टैंक था। हालांकि यहाँ घनाभाकार लिखना चाहिए। इसकी खोज अच्छा मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदा के दौरान हड़प्पा शहर मिला। शॉर्ट में आपका पूछा है हड़प्पा किस नदी के किनारे है, झेलम, ब्यास, चिनाब या रावी। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, आपको याद रखना है। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के किनारे 1920-21 में खुदाई के दौरान खोजा गया था। दयाराम साहनी और माधव
स्वरूपवत से इसके खोज करता थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मेसोपोटामिया, मोहनजोदाड़ो, बालाकोट या हड़प्पा? तो सही जवाब जो इसका है वो आपका मोहनजोदाड़ो है। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिपक्व शहर था जो कि सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊपर आपने देखा मृतकों का टीला, इसीलिए इसमें डिस्कशन का कोई तुक तो बनता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? खैबर पख्तूनवा, पंजाब, बलूचिस्तान या सिंध? तो कहाँ स्थित है वो जरा देख ले। तो यह सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुएं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर में ये सब चीजें होती थी जो कि हस्तशिल्प से जुड़ी चीजें थी? मोहनजोदाड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा या चन्हूदड़ो? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो है चन्हूदड़ो। अब ये चन्हूदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदाड़ो से 80 मील दूर चन्हूदड़ो का खोज 1931 में एमजी मजुमदार ने किया था। अब यह आपका सीप, मोहर और मुद्रा बनाने का केंद्र जो है यह माना जाता है। यह एक एकमात्र स्थल है जहां वक्राकार ईंटें मिली थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 जाएगा हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता का किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले खोजा गया स्थान है हड़प्पा, इसीलिए तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। 1921 में इसका उत्खनन दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए बताया गया क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी और इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और सबसे पहला जो खोजा गया स्थान था वो था हड़प्पा। 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। तो हड़प्पा है पहला स्थल और मोहनजोदाड़ो है सबसे फेमस और सबसे बड़ा स्थल। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाए गए थे? लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो है हड़प्पा में पाई गई थी। हालांकि इसमें पुरुष नर्तक जो है स्त्री नर्तक वाले को नटराज लिखता है, लेकिन यहाँ नटराज पुरुष वाले को लिख दिया है। तो बहरहाल यह कहाँ से मिला है? तो यह हड़प्पा का मिला है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में पाया गया है? बालाथल, खंडिया, धौलावीरा या मांडा? तो जो धौलावीरा है वो कहाँ पाया गया है? तो वो गुजरात में पाया गया है। धौलावीरा को यूनेस्को भी अपना धरोहर स्थल में 40वां स्थल घोषित किया है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा किया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या उरुक? तो सही जवाब हो जाएगा उरुक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल तो पक्का नहीं है, बल्कि यह सुमेरियन सभ्यता का एक स्थल है। अब मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटतीजी या लोथल? तो जलाशय का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो वो आपका धौलावीरा मिला है, जो कि गुजरात के कक्षरन में स्थित है। जेपी जोशी 1967-68 में इसका खोज किए। अगला सवाल, पुरातात्विक स्थल सुरकोटटा किस राज्य में है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या गुजरात? तो सुरकोटटा कहाँ स्थित है? वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो वो डी हो जाएगा। अब देखते हैं बाकी जगह के बारे में। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटटा गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, रोपड़ पंजाब। तो ये सभी जगह जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 सवाल यहाँ कह रहा है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? कब का बात है? 1944 का। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, रखादार बनर्जी या रेम व्हीलर? तो 1944 में कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेम व्हीलर। इन्होंने ही खुदाई किया। कब? 1944 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया ये पूछा है। एस आर राव,
बीबी लाल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी। तो यहाँ आपका शॉर्ट नाम दिया हुआ है, हो सकता है आप गड़बड़ा। आर.डी. बनर्जी यानी रखाल दास बनर्जी, यही इसका खोज किए हैं। तो अर्थ है मृतकों की टीला, सिंधु नदी के किनारे, रखाल दास बनर्जी, 1922। यहाँ है विशाल स्नानागार, इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर, ऊंचाई है आपका 2.43 मीटर। ये आपका पूछता है इसीलिए। एक अन्नागार भी मिला था जो कि 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उसे हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन। तो उसे अब हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में यह सभ्यता फैला हुआ था। इसका खोज सबसे पहले 1921 में हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन, ईंटों के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ऑप्शन नंबर सी, यानी ईंटों से बने भवन, ये बहुत बड़ा विशेषता था, खास करके पक्का ईंट। सभी बस्तियों से एक ही अनुपात की ईंटें मिली हैं, वो 4:2:1 का अनुपात का ईंट मिला है। यानी लंबाई आपका 4 और चौड़ाई आपका कितना है 2 और ऊंचाई आपका है 1, इस प्रकार की ईंट आपका मिला था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्रयुगीन, लौहयुगीन, अक्सयुगीन, कांस्ययुगीन। तो वो सभ्यता कैसा है? तो आपका कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता पहली बार यहाँ कांसा का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 केंद्र खोजे गए हैं, जिसमें से 925 भारत में है। क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा के लोग निम्न भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, कबूतर या स्वास्तिक। तो किसकी पूजा नहीं करते थे? जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29। किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? यानी विदेशियों ने कब यहाँ अध्ययन करना शुरू किया? 1955, 1970, 1980 या 1990। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका, ये लोग 1980 में जर्मन और इटली यानी इतालवी पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो का सतह अन्वेषण किया था। 1986 में अमेरिका वाले किए और 1990 में आर्यभट्ट ने धौलावीरा में उत्खनन प्रारंभ किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्न में से कौन सा पशु देखा जाता था? बैल, शेर, लोमड़ी या हिरण। तो मोहर में कौन सा देखा जाता था? तो सही जवाब है आपका बैल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं का उत्पादन से संबंधित नहीं है? बालाकोट, मांडा, चन्हुदड़ो या नागेश्वर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये जो मांडा जो है ये शिल्प उत्पादन से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के दाएं तट पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं यानी मंत्र, जिसे 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? मंडल, अनुदत्त, सूक्त या पदपथ। तो जो 1028 सूक्त है उसे 10 भाग में बांटा गया है, तो उन 10 भागों को क्या कहा जाता है? तो उन 10 भागों को मंडल कहा जाता है। तो 1028 सूक्त जो 10 पुस्तक में वर्णित है, जिसे 10 मंडल के नाम से जाना जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद में सबसे पुराना कौन है, ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। अब देखते हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना है, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों यानी ऋचाओं के बारे में मतभेद है और इसे पढ़ने वाले लोगों को क्या कहते हैं? होतृ कहा जाता है। इन 9वें मंडल में सोम देवता का चर्चा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, छंद, व्याकरण या निरुक्त। तो वेदों का कौन सा अंग टेढ़ा मेढ़ा जटिल शब्द का व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? तो निरुक्त। उसका भाग जो है उसे निरुक्त कहा जाता है। अच्छा, वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं और वेदांग 6 हैं। कौन कौन? देखिए, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। तो इसमें से जो आपका निरुक्त जो दिख रहा है, इसमें आपका जटिल का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, अच्छा, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास्क मुनि ने निरुक्त के व्याकरण का पूरक माना है, निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जीत होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र का एक उद्धृत मंत्र है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवत गीता, मत्स्य पुराण। तो सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपको याद रखना है यह चीज हमेशा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। ये जो यजुर्वेद है इसका उपवेद कौन है? तो धनुर्वेद। इसका संबंध किससे है? चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला संगीत के युद्ध कौशल से। तो यजुर्वेद का एक हिस्सा है, तो इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध है आपका युद्ध कौशल से। इसमें आपका सैन्य विज्ञान आता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है?
ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो संगीत से संबंधित ज्ञान जो है वो सामवेद में है। इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें 1875 ऋचाएं हैं, इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, बाकी सब के सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। यहाँ गाए जा सकने वाले मंत्रों को शामिल किया गया है। साम का मतलब ही क्या होता है, तो गान होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है, अथर्ववेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, शिल्पवेद। देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अलावा कौन है, तो आपका एक ही हो जाएगा, तो वो आपका कौन है, तो अथर्ववेद है। तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, जिनका संकलन वेद व्यास के द्वारा किया गया है। अगला सवाल, मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की ऋग्वेद। तो मुंडकोपनिषद का संबंध जो है वो किससे है, तो अथर्ववेद से है। इसमें कुल कितने मंत्र हैं, 64 मंत्र हैं। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है मुंडकोपनिषद। अगला सवाल, भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक चली, 15 से 500 बीसी में सब, 336 से 323, 3000 से 2600, 550 से 323। तो सही ऑप्शन इसके अनुसार जो यहाँ दिया हुआ है उसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन इसका जो चला है वो कब से कब तक है, तो 1500 से 600 तक चला है, जिसका 2 हिस्सा है। एक आपका 1500 से 1000 तक है और एक आपका 1000 से कितना है, 600। ये आपका पूर्व वैदिक काल, ये आपका उत्तर वैदिक काल, ऐसे आपका गया है। अगला सवाल है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, जीवन, प्रकृति, बलिदान या सत्य। तो यजुर का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। तो यजुर का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बलिदान। तो यजुर का अर्थ क्या है, आपका बलिदान हो जाएगा। यजुर का मतलब किसमें, यजुर्वेद में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, यजुर, ऋग, साम या अथर्व। तो बीमारियों का उपचार कहाँ दिया गया है, तो बीमारियों का उपचार अथर्ववेद में दिया गया है। अथर्ववेद खास प्रकार से बीमारियों से है, सामवेद गायन से है, ऋग्वेद तो सबसे पुराना है जो कि मंत्रों से संबंधित है। अगला सवाल, गलत जोड़ी का चयन कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, गुप्त, राजराजा, चोल, कनिष्क, कुषाण। तो इसमें से गलत जोड़ी कौन है, तो गलत जोड़ी देखिए, बिंबिसार को गुप्त लिखा है, यही बात गलत है। बिंबिसार कौन था, यह तो हर्यक वंश का था। बिंबिसार 544 ईस्वी में विशापुर में मगध पर राज किया था और इसके पूर्व बृहद्रथ का शासन था। तो बिंबिसार गिरिब्रज को अपना राजधानी बनाया और बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, अपना बाप को मार के बैठा था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, वैशाली, राजगीर, उज्जैन या कौशाम्बी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी राजगीर थी। तो प्राचीन काल में भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। तो उसी से आपका कुछ सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था, कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी। तो अवध को किस नाम से जाना जाता था, तो सही जवाब है कौशल के नाम से जाना जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में फैजाबाद यूपी में स्थित है। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी नसिया मंदिर किसको समर्पित है, भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान महावीर, भगवान चंद्रपर्व। तो सही जवाब है आपका ये भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। कौन सा, तो सोनी जी का नसिया मंदिर, यानी यह एक जैन मंदिर है, क्योंकि ऋषभदेव जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव, और सबसे अंतिम यानी 24वां कौन, तो महावीर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47। सवाल यहाँ कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस स्थल पर हुआ, मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली या सारनाथ। तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। तो भगवान महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, और जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है, तो वो ऋषभदेव, आपको याद रखना है एनी हाउ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, आनंद, सिद्धार्थ, सरिपुत या वर्धमान। तो सही जवाब हो जाएगा वर्धमान। हाँ, उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। 540 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे और इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, अपरिग्रह, श्वेतांबर या तीर्थ या बसादिश। तो जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो सही जवाब आपका है बसादिश कहा जाता है जैन मठ संस्थानों को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था, गोमतेश्वर, पारसनाथ, ऋषभ या महावीर। तो सही जवाब हो जाएगा महावीर 24वें तीर्थंकर। अच्छा, जन्म जो है वो तभी आपका 540 और 599 ये दोनों लिखता है बार बार, ऐसे ईयर आपका पूछने से रहा, लेकिन आपका जगह जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर कुंडग्राम वैशाली।
540 ही आप माने तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऊपर यहाँ आप 540 मानिएगा। तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, लेकिन जो तो अंतिम और 24वें महावीर जैन। और जैन धर्म दो हिस्सा में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर, ये भी आपको याद रखना है। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, त्रिरत्न की अवधारणा किससे है? सिख, जैन, बौद्ध या पारसी? तो देखिए ये सवाल में बौद्ध और जैन दोनों में आपका त्रिरत्न है। जैसे यहाँ बौद्ध में आपका जो त्रिरत्न है बुद्ध, और एक है आपका धम्म, और एक है आपका संघ। और इसमें जो त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, तो दोनों में है। तो इस प्रकार आप किसे टिक कीजिएगा? तो इसको आरआरबी निरस्त कर दिया है, आरआरबी द्वारा इस सवाल को निरस्त किया गया है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा सवाल दोबारा आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। निम्न में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तिका का कौन सा जोड़ी असंगत है? इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद, ईसाई धर्म बाइबल। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जैन धर्म में उपनिषद लिख दिया है, तो यही तो आपका गलत लग रहा है। जैन धर्म में उपनिषद तो होता नहीं है। जैन धर्म का प्राचीन किताब को क्या बोलते हैं? तो आगम कहा जाता है। उपनिषद हिंदू धर्म का किताब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। सवाल कहता है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण या निरंजन? तो सही जवाब जो पहला उपदेश जो दिए थे उसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, और महापरिनिर्वाण जो है उनके देहांत को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध के देहांत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनके जीवन में जो आपका अलग अलग चीज है, जैसे धर्मचक्र प्रवर्तन और महाभिनिष्क्रमण जो है, इनका गृह त्याग को कहा जाता है। ये जो घर जो छोड़े हैं 29 साल की आयु में, इसे कहा जाता है गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण। अगला सवाल, अच्छा, बुद्ध का पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में, ये तो ठीक है। सबसे ज्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। अच्छा, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, और महावीर स्वामी द्वारा सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिया गया है। तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है एग्जाम में, इसीलिए आप इसे जरूर दिमाग में रख लें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54। सवाल यहाँ कहता है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति किसके द्वारा संचालित की गई थी? मुंडा, कालाशोक या फिर सुनिधा या अनिरुद्ध? तो यहाँ बौद्ध संगति से सवाल पूछ लिया गया है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? कालाशोक। अब बौद्ध संगति के बारे में पूरा डिटेल आप जानिए तो ही बेहतर होगा। देखिए बौद्ध संगति 4 हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो हुआ है किसके काल में? अजातशत्रु के काल में राजगृह में। दूसरा कालाशोक के काल में वैशाली। तीसरा अशोक के काल में पाटलिपुत्र। चौथा कनिष्क के काल में कुंडलवन। यही आपको याद रखना है। अध्यक्ष पहले वाले का महाकश्यप, दूसरे का सबाकामी, तीसरे का मोगलीपुत्तिस और चौथे का वासुमित्र। तो पहला और चौथा ज्यादा पूछा जाता है, और शासक वाले में तो सबके सब पूछा जाता है, और स्थान वाले में भी सबके सब पूछा जाता है। तो ये आप जरूर दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल, थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है, और यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है? दीपवंश, सूत पिटक, महावंश या विनय पिटक? तो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक यानी त्रिपिटक। तो यहाँ कहता है थेरीगाथा जो है वो किसका हिस्सा है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह हिस्सा है आपका किसका? तो सूत पिटक का एक हिस्सा है, और इसके 15 लघु ग्रंथ हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। 3 पिटकों में से अधिधम पिटक किससे संबंधित है? सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियां, बुद्ध की शिक्षाएं, दार्शनिक मामले, संघ में शामिल होने वाले नियमों से संबंधित। तो देखिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दार्शनिक मसलों से संबंधित कौन है? तो यह आपका अधिधम पिटक है, दार्शनिक मामलों से संबंधित अधिधम पिटक। और उसके बाद विनय पिटक नियमों से संबंधित है, और एक आपका क्या है? एक आपका सूत पिटक बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57। सवाल यहाँ कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता ही है, 29 साल में घर छोड़े, 35 साल में इनको ज्ञान मिला, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। जो त्यौहार हम लोग मतलब भारत में बौद्ध धर्म वाले मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, यह ज्ञान मिलने वाला दिन है। तो कहता है कि आत्मज्ञान कहाँ पर मिला? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोधगया या सारनाथ? तो इसका सही जवाब है बोधगया। बोधगया का नाम भी इस वजह से ही बोधगया पड़ा है क्योंकि उनको वहां पर ज्ञान मिला था। इनका जन्म 563 में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। 35 साल की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे बोध ज्ञान मिला, और इनका पहला उपदेश जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से सारनाथ में दिया गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58।
सूत पिटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बुद्ध का जीवन चरित्र है, मगध का शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है, श्रीलंका में लिखा गया ग्रंथ है, उन लोगों के लिए बनाए गए नियम और विनिमय के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ को अंगीकार किया था। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मगध के शासक और बुद्ध के बीच जो बातचीत है उसको सूत पिटक में शामिल किया गया है। तो विनय पिटक, सूत पिटक, अधिधम पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। सूत पिटक में बुद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को डायलॉग के रूप में यानी संवाद के रूप में रखा गया है, और अधिधम पिटक दर्शन से संबंधित है, और विनय पिटक नियमों से संबंधित है, भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए बनाए गए नियम से। हीनयान और महायान कौन धर्म से है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो सही जवाब है बौद्ध धर्म के दो हिस्से हैं, एक है हीनयान और एक क्या है? महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म दो हिस्सा में बट गया, हीनयान और महायान। महायान जो है उसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं, और हीनयान में आदर्श अरहत पद प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करती है उसे ही अरहत कहा जाता है, यानी वो लोग तपस्या करते हैं और निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। और महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं, हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ है? सारनाथ, धौली, नागार्जुन हिल या बराबर हिल? तो जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है, जो कि अभी भारत का एक राष्ट्रीय चिन्ह भी कह सकते हैं, वो कहाँ है? तो सही जवाब कहाँ है? वो सारनाथ में है। सारनाथ में पहला उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ को जैन ग्रंथों में सिंहपुर कहा गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61, बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म, महायान बौद्ध धर्म? तो सही जवाब इसका हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म वाले बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट दे के रखे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62, विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह? तो सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। इसमें से क्या ही डिस्कशन किया जाए, ऊपर आप देख चुके हैं। गौतम बुद्ध के निम्न उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश यानी फायर सेरमन के रूप में जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, अतीत पर्यायन सूत्र, अनाथ लक्षणा सूत्र, ब्रह्माजल सूत्र? तो सही जवाब इसका हो जाएगा अतीत पर्यायन सूत्र जो है, इसे फायर उपदेश, फायर सेरमन भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लें। इस प्रवचन में बुद्ध जो है 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64, जातक कथाएं किससे संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म? तो सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध के जीवन से पहले की जो कथाएं हैं उसे जातक कथा कहा जाता है। इनका जन्म 563 BC में हुआ है आपका लुम्बिनी, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा? गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद्र, अश्वघोष? तो सही जवाब है अश्वघोष। बुद्ध चरितम किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। इसकी रचना 2री शताब्दी ईस्वी में हुई है, और बुद्ध चरितम संस्कृत का एक महाकाव्य है। यह गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन है। इसके 28 सर्ग हैं, जिसमें 14 सर्ग तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व की प्राप्ति तक यानी 35 साल की उम्र तक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर, कुशीनगर? तो बौद्धों का तीर्थ स्थल ग्वालियर रहे हैं, बाकी तीनों के तीनों आपके बौद्धों के तीर्थ स्थल है। कैसे वो अभी आपको बताएं। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण इनका हुआ है, यानी इनका मृत्यु हुआ है। अब उसके बाद बोध गया में इनको ज्ञान मिला है, सारनाथ में पहला उपदेश दिए हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 67, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या, लुम्बिनी, वैशाली की मगध? तो सही जवाब लुम्बिनी, ऊपर आप देख चुके हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जन्म 583 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी वर्तमान नेपाल स्थित स्थान पर हुआ है। पिता का नाम शुद्धोधन, शाक्य वंश के मुखिया। माता का नाम महामाया और जो आयामा मौसी प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 साल की आयु में यशोधरा कन्या के साथ हुआ। पुत्र का नाम राहुल। गृह त्याग बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। पहला उपदेश सारनाथ, और इस पहला उपदेश देने को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और दुनिया से जाने को क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। अच्छा, महापरिनिर्वाण से एक बात आया, महापरिनिर्वाण कब मनाया जाता है? अगर बोलेगा तो आपको कहना है 6 दिसंबर। महापरिनिर्वाण किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है? तो ये भीमराव अंबेडकर से संबंधित है महापरिनिर्वाण, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिपिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, सूत पिटक? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विनय पिटक जो है वो भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो त्रिपिटक में कौन कौन है? विनय, सूत और अधिधम पिटक तीनों शामिल है। अगला सवाल
स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो स्तूप बनाने का मेन कारण था जो गौतम बुद्ध के अस्थियों को 8 अलग अलग हिस्सों में रख के स्थापित किया गया, वही था आपका स्तूप। और 8 स्तूप का कॉन्सेप्ट गौतम बुद्ध के धर्म में मिलता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो सही जवाब आपका है बोध गया। ऊपर चर्चा किया जा चुका है। 35 साल की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, यानी सारनाथ। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल या चीन? तो दांत का मंदिर जो है वो श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। यहाँ गौतम बुद्ध के दांत रखे गए थे, इसीलिए दांत का मंदिर कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72। बोरोबुडुर मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया? तो सही जवाब आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में बोरोबुदुर का मंदिर स्थित है, जो कि जावा प्रांत में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। धम्मेक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, सिंगारदार स्तूप स्वात घाटी, दूले चोलतेर गंगटोक? तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी धम्मेक स्तूप सारनाथ इनका पहला उपदेश का जगह था। और पहला उपदेश देना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया, इसे ही सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा गया। तो इसका निर्माण कौन करवाया है? तो सम्राट अशोक ने इस स्तूप का निर्माण करवाया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? आगम, ब्राह्मण, पुराण या त्रिपिटक? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या है? तो त्रिपिटक। 3 हिस्सा, विनय पिटक, सुत पिटक, अधिधम पिटक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार की केरल? तो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखते हैं। जोरोआस्ट्रियन पारसी धर्म को कहा जाता है। अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करते हैं। इसके संस्थापक महात्मा जरथुस्ट्र। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन प्रचलित धर्म है। नीचे दिए गए शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से अलग है? अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध, मंदिर हिंदू? तो देखिए सब में आपका ग्रंथ है, एक में आपका धार्मिक स्थल है, इसमें ऑप्शन नंबर डी में। तो पूजा करने का स्थान आपका दिया हुआ है, तो यही तो आपका अलग है, यही आपको बताना भी था। अगला सवाल, जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? पारसी, सिख, बौद्ध या जैन? तो जैन अवेस्ता किनका किताब है? तो सही जवाब है पारसियों का किताब। क्या है? तो जैन अवेस्ता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78। यहूदी धर्म से संबंधित क्या है? धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक? तो सही जवाब क्या है? तो तोरा, जिसे यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी यानी हिब्रू में लिखा गया धर्म ग्रंथ तनक है, जिसे क्या कहा जाता है? तोरा भी कहा जाता है। अब देखिए बाकी का, तो बाकी यहाँ त्रिपिटक बौद्ध धर्म का, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का है। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 79 के रूप में। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? पटना, नालंदा, राजगृह की गया? यानी पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी कौन सी? तो सही जवाब है राजगृह, जिसे राजगीर भी कहा जाता है। तो राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अजात शत्रु का बेटा जो उदयन जो था, वो मगध का राजधानी पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया। यानी पाटलिपुत्र का स्थापना करने का भी श्रेय किसको जाता है? तो वो आपका उदयन को ही जाता है। और जो राजगृह है, यहीं पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ है? वाराणसी, कुम्हरहार या चंपारण या पटना? तो सही जवाब इसका हो जाएगा यह चंपारण में स्थित है। यह क्या है ये भी जान ले। यह मौर्यकालीन स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 या 268 से 31 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्तीर्ण करवाए थे? यानी 287 या 268, जो कि विवाद का विषय मान के चलते हैं, से 231 ईस्वी तक अपने शासनकाल के दौरान शिला स्तंभ अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे इन पर। बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो सही जवाब है यह सम्राट अशोक का ही काम है कि बहुत सारे शिलालेखों शिलालेख उत्कीर्ण करवाए हैं, जिससे अभी इतिहास को उस दौरान का इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 82। सम्राट अशोक का पितामह कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ या पिता वीताशोक? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सम्राट अशोक के पितामह पूछा हुआ है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर आपको जानना है थोड़ा सा डिटेल। देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? तो बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन? तो अशोक। तो पितामह का मतलब दादा, वही बात है। तो सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र।
तो इसे देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। यह अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा और इसीलिए कलिंग का युद्ध के बाद युद्ध का त्याग करके बौद्ध धर्म अख्तियार करने की वजह से अशोक का बहुत ज़्यादा चर्चा भी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? सन्नति, शिशुपालगढ़, गिरनार या कलसी? तो सही जवाब हो जाएगा गिरनार में अशोक के शिलालेख स्थित हैं और इसीलिए गिरनार प्रसिद्ध भी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 84, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य शासक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, अशोक या बिंदुसार? तो सही जवाब हो जाएगा ये सम्राट अशोक का बात है 261 ईस्वी का कलिंग का युद्ध, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अख्तियार करके अहिंसा का मार्ग पर चलना शुरू किया। अगला सवाल, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तमिल, प्राकृत, संस्कृत या पाली? तो अशोक के अधिकतर जो शिलालेख थे वो आपका प्राकृत भाषा में थे, जो आपका वहाँ का लोकल भाषा हुआ करता था। अशोक का शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन भाषा जो है वो प्राकृत और ब्राह्मी ही आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, मौर्य शासन के दौरान निम्न में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? सुवर्णगिरी, उज्जैनी, तक्षशिला या तोसली? तो सही जवाब हो जाएगा सुवर्णगिरी उस दौरान सोने का केंद्र था और अभी आपका KGF। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 87, सेल्यूकस निकेटर नामक कौन से शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? चीनी, अरबी, फारसी या यूनानी? तो सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था ये आपका पूछा है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा यह एक यूनानी शासक था। इसके बारे में थोड़ा जान ले। सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह सीरिया का राजा बना और सिकंदर द्वारा जीते गए क्षेत्रों को अधिकार में लेने के उद्देश्य से 305 ईस्वी पर भारत में हमला किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसे हारना पड़ा और फिर चंद्रगुप्त मौर्य से उसे संधि करना पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी भी किया। अगला सवाल, अच्छा और एक बात, और सेल्यूकस निकेटर जो है समझौता होने के बाद मेगास्थनीज नामक एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और वह उस समय का भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। अगला सवाल, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख क्या से बना था? लोहा, बलुआ पत्थर, अभ्रक या संगमरमर? तो सही जवाब इसका हो जाएगा यह बलुआ पत्थर से बना हुआ था। सारनाथ का सिंह चतुर्मुख धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जो कि अभी भारत का एक निशान है, मतलब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उसी से प्रेरित भी है और वही है ही अशोक का स्तंभ से। 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर यानी अलेक्जेंडर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया? सिंधु, झेलम, चिनाब या सतलुज? तो सही जवाब है किस नदी को पार किया? सिंधु को। हालांकि सतलुज नदी को पार करने से उसके सैनिक लोग मना कर दिए और पार करने के बाद झेलम नदी के किनारे यह लड़ाई हुआ, इसीलिए इस लड़ाई को हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस की हार हुई थी, जो भारतीय राजा उस दौरान का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90, डैश 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 मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? धामक स्तूप, बाबीकुंडा स्तूप, महाबोधि या सांची स्तूप? तो कौन सा स्तूप है मध्य प्रदेश में? तो सही जवाब है सांची स्तूप। तो सांची स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। 1989 में यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया। अच्छा, वो तो हाँ, सांची स्तूप को ही शामिल किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भीमबेटका से हम लोग कंफ्यूज हुए, वो तो आपका अलग है, पीछे आपने देखा है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? सम्राट अशोक। इसमें कोई तरह का कोई डिस्कशन नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता है, ऊपर भी चर्चा में आया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासन में करवाया गया था? नंद, सुंग, कण्व या मौर्य? तो सही जवाब मौर्य वंश के शासन काल में। ये तो सम्राट अशोक की बात है, तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ, सांची, कोणार्क या महाबलीपुरम? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका ये सारनाथ में है धामेक स्तूप। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक या कनिष्क? तो सही जवाब है इसका आयोजन सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95। सवाल यहां कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको गलत कथन का तलाश करना है। देखिए, पहला कथन है, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए और मैसिडोनियन युद्ध कौशल को ताकि सीख सकें। बैरम खां उनके सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षण और मार्गदर्शक था। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय
लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो इसमें से गलत आपको सबसे ज्यादा गलत कौन आपको लग रहा है? सबसे ज्यादा गलत आपका ये अकबर के काल का बैरम खां का चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य के में टाइम भला कहाँ से आएगा, इसीलिए आपका वो कथन गलत है। बाकी सारे के सारे कथन आपके सही हैं। अगला सवाल, अच्छा बैरम खां किसके संरक्षक? तो अकबर के संरक्षक। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो देहांत हुआ है वो सरवन बेलगोला में हुआ है। संलेखना विधि द्वारा खुद से अपना प्राण त्याग किए हैं। और ये कौन से धर्म को प्रैक्टिस करते थे? तो ये जैन धर्म का प्रैक्टिस किया करते थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 96। सवाल यहां कह रहा है, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रभावती गुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो सही जवाब इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते यानी और बिंदुसार के पुत्र कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के ये जो कलिंग युद्ध है इसका वर्णन 13वें शिलालेख में है। यह 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में लड़ा गया था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 97। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ, पूर्वी पथ, बादशाही सड़क की राजपथ? तो सही जवाब हो जाएगा इसे क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था ग्रैंड ट्रंक रोड को। तो मौर्य काल में क्या कहा जाता था? उत्तरापथ। मुगल काल में इसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अंग्रेजों के काल में इसका नाम क्या हो गया? ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया। और मुगल काल में सड़के आजम इसका नाम था और उस दौरान क्या था? इसका नाम उत्तरापथ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और एक स्थिर चित्त और शांति प्रिय सम्राट और किस धर्म के अनुयायी बन गए? बौद्ध धर्म, वेदांत, हिंदू धर्म की जैन धर्म? तो उसके बाद वे कौन से धर्म को मानने लगे? तो बौद्ध धर्म को मानने लगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा या कलहन? तो विष्णुगुप्त यानी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनका अलग नाम दिया हुआ है इसीलिए हो सकता है आपको दिक्कत हुआ हो। तो विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य सब के सब एक ही। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की विष्णुगुप्त की मदद से। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या बृहजेश्वर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चाणक्य का और एक नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। अगला सवाल, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र बनाया था? तो पाटलिपुत्र बनाया वो तो ठीक है, तक्षशिला से, कौशाम्बी से, सारनाथ से, राजगीर से? तो सही जवाब है राजगीर यानी गिरिब्रत से। तो राजगीर यानी गिरिब्रत से अपने पिता का हत्या करने के बाद अजातशत्रु उदयन का बाप, उदयन मारा किसको? अजातशत्रु को, और उसके बाद मगध का राजा बना और उसके बाद गंगा और सोन नदी के बीच में पाटलिपुत्र का स्थापना किया और फिर राजगीर का स्थान पर किसको बनाया राजधानी? तो पाटलिपुत्र को बनाया। और यह जैन धर्म को मानने वाला आदमी था। क्वेश्चन नंबर 102। इनमें से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी? हर्षचरित, मालविकाग्निमित्र, इंडिका या याज्ञवल्क्य स्मृति? तो सही जवाब है इंडिका किसका द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। बाकी हर्षचरित बाणभट्ट का है, मालविकाग्निमित्र कालिदास की पुस्तक है। अगला सवाल, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि के हैं? खरोष्ठी, हड़प्पाई, ब्राह्मी या देवनागरी? तो सबसे प्राचीन जो है वो ब्राह्मी लिपि से हैं, अशोक की लिपि। तो ये लिपि की बात है, भाषा तो उनका ज्यादातर पाली ही हुआ करता था। अशोक का जो शिलालेख था उसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने सबसे पहले पढ़ा था। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, तक्षशिला और लखमान यानी अफगानिस्तान का अभिलेख अरामाइक और ग्रीक लिपि में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 104। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? कौटिल्य, प्लिनी, मेगास्थनीज या स्ट्रेबो? तो सही जवाब इसका हो जाएगा कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में जो अध्यक्ष होते थे उन्हें विभिन्न विभाग के अध्यक्षों के रूप में उल्लिखित किया था, यानी अलग अलग विभाग के अलग अलग अध्यक्ष। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 105। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें, चौथे, पहले या 10वें? तो कलिंग युद्ध का चर्चा किसमें है? तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का चर्चा है। कौन सा अभिलेख? 13वां आपको याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 106। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वे बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, यानी उनके पिता का नाम क्या? तो बिंदुसार। अच्छा, सुसीम जो है ये मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र यानी अशोक का सौतेला भाई। तो सुसीम का हत्या करने के बाद सम्राट अशोक राजा बना। अशोक महान किससे संबंधित? गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वो एक मिनट
गलती से अंडरलाइन हो गया। मौर्य वंश से संबंधित है कौन? सम्राट अशोक। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक का संबंध किससे है? मौर्य वंश से है। अच्छा 1 मिनट, अच्छा अलग अलग ऑप्शन, बस सवाल अलग, ये सवाल को दोबारा शामिल ही नहीं करना था, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। एक ही शब्द का केवल फेर है या फिर ऑप्शन का है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद, चंद्रगुप्त टू, चंद्रपेड़ या चंद्रगुप्त मौर्य? तो मुद्रा राक्षस में किसकी चर्चा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके और अपना राजपाट का स्थापना किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 110, मौर्य वंश को किस शासक ने खत्म किया? शुंग, गुप्त, शिशुनाग या चोल? तो सही जवाब हो जाएगा शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कौन? पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना हो गई। और शुंग वंश का शासन 112 साल यानी 187 से 75 ईसा पूर्व तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का पहला शासक यानी शुंग वंश का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 111, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन? तो बृहद्रथ, अभी अभी आपने सीखा है बृहद्रथ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 112, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? पेशवा, राष्ट्रकूट, सातवाहन या पांड्य? तो किसने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहन वंश। और इनका खासियत, ये शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। सातवाहन वंश सर्वप्रथम शीशे का सिक्का, यह भी आपको याद रखना है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया है। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सही नहीं है, ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। देखिए इसमें से गलती बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाए। तो पहला जो आपका दिया हुआ है बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में है, ये आपका पूरा सही है। दूसरा वाला भी सही, तीसरा भी सही, लेकिन यहाँ पर देखिए चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक, तो ये चरक जो हैं इनका काल ही अलग है। चरक आपका, इनका काल है कुषाण शासक कनिष्क के राज्य वैद्य थे, इनका तो काल ही अलग हुआ। इनके द्वारा रचित किताब है चरक संहिता, एक प्रसिद्ध आयुर्वेद का एक किताब है। जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में है, ये सही है। प्राकृत भाषा में जैन बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो यह जो आपका चरक वाली जो बात है, गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक बिल्कुल भी नहीं थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 114, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें किसकी उपलब्धियों के बारे में बताता है? श्रीगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में है। इसका रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा किया गया है। अगला सवाल, अच्छा इसमें से थोड़ा सा एक बात और देख लें। इलाहाबाद स्तंभ के रूप में जाना जाता है। यह प्रशस्ति मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ में उकेरा गया था। अकबर के समय जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इसमें कुल 33 लाइन है। भाषा संस्कृत और शैली चंपू है। अगला सवाल, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित? पुष्यभूति, चालुक्य, मौर्य या गुप्त? तो सही जवाब हो जाएगा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। तो इनका राजधानी थानेश्वर और वंश है पुष्यभूति, आपको याद रखना है। लेकिन थानेश्वर से ये अपना राजधानी कहाँ बना दिया? तो कन्नौज। इनका किताब है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद, ये बहुत फेमस किताब है। अगला सवाल, रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की कहाँ के विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है? किस पर विजय? कीर्तिवर्मन प्रथम, खारवेल, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो 116वां का सही जवाब है हर्षवर्धन। देखिए हर्षवर्धन जीतते जीतते साउथ में तो जा रहा था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय रोक देता है। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो लड़ाई होता है वो रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख में इसका चर्चा किया हुआ है। अगला, अच्छा इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? जुआनजांग यानी हुवेनसांग, फाहियान, इब्न बतूता यानी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता, मार्को पोलो। तो हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? तो सही जवाब है हुवेनसांग हर्षवर्धन के काल में। देखिए हुवेनसांग, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय काल में फाहियान, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता, महमूद गजनवी काल में अलबरूनी और फिर मारवारमन कुलशेखर के काल में मार्को पोलो। तो ये सभी विदेशी यात्रियों को आप जरूर याद रखें, एग्जाम में आपका काम आएगा। उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या आर्यभट्ट? बीज गणित के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति कौन है? आर्यभट्ट। चरक तो आयुर्वेद से है, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ, वराहमिहिर भी गणितज्ञ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 119, कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? आनंद भट्ट, भल्लाल, जयचंद या बाण भट्ट? तो बाण भट्ट जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुए हैं, कौन? बाण भट्ट। इनका किताब क्या नाम है? तो हर्षचरित इनका किताब का नाम है। और हर्षवर्धन खुद भी एक साहित्यकार,
प्रियदर्शिका, रत्नावली, नाकानंद जैसे किताबों के लेखक। और हर्षवर्धन के काल में जो यात्री आया उसका नाम क्या था? तो हुवेनसांग चीन से आया था। चीनी यात्री हुवेनसांग किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। बार बार चर्चा करना जरूरी नहीं क्योंकि आप जान चुके हैं। यह 629 में आया और 645 में लौट गया। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध धर्म ग्रंथों को संग्रह करने के लिए आया था। इसका जो यात्रा वृत्तांत है इसे सियुकी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी इनका किताब का नाम क्या है? तो सियुकी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 121। कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान, अलबेरुनी, इत्सिंग के हुवेनसांग? तो तभी से हम लोग एक ही चीज को पढ़ रहे हैं। जवाब क्या है? हुवेनसांग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 122। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है? तो नवरत्न का कॉन्सेप्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम से है, गुप्त साम्राज्य वाले। तो वराहमिहिर, मुगलना, विशाखादत्त या ब्रह्मपुत्र? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वराहमिहिर चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्नों में से एक। अब नवरत्नों में से कौन कौन, इसको देखते हैं। कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, घटप्रखर, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपनक, वरुर्ची, ये सभी इनके नवरत्न थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 123। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसके द्वारा कहा गया? तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब में कहा गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 124। प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। लोपामुद्रा, रुद्रमादेवी, पार्वती गुप्त, प्रभावती गुप्त? सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। और ये कौन चंद्रगुप्त द्वितीय आपको याद रखना है, ये गुप्त वाले हैं। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य ये वो मौर्य वाले हैं। अब यहां एक खास सवाल आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी जो प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 125। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध शासक का एक अन्य नाम है? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त? तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, उनका ही एक नाम है क्या? तो विक्रमादित्य। किसका उत्तराधिकारी? तो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी। इन्हीं के काल में चीनी यात्री फाहियान आए हुए थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 126। मेघदूत किसकी कृति है? सत्यनारायण, प्रेमचंद, कालिदास या इलांगो? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कालिदास की रचना है मेघदूत। इनका अन्य किताब है अभिज्ञान शकुंतलम, और साथ ही साथ कालिदास का एक नाटक है, अन्य नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम शौर्यम, मालविका अग्निमित्र। महाकाव्य में रघुवंशम, कुमार संभवम। खंड काव्य में मेघदूतम, ऋतु संहारम। आपको याद रखना है। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी, यानी प्रयाग प्रशस्ति? राजपूत, गुप्त, मुगल या खिलजी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका गुप्त वंश के उपलब्धियां प्रयाग प्रशस्ति में लिखी गई हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 128। गुप्त साम्राज्य के निम्न राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, ये वीणा वादक भी थे। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था, इसलिए भारत का नेपोलियन कहे जाते हैं। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक और संगीत प्रेमी भी थे। ऐसा अनुमान उनके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। अगला सवाल, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? तो गुप्त साम्राज्य को गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल, अच्छा क्यों? मूर्तिकला क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यह टाइम आगे था। अगला सवाल, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल, ऊपर भी आप देख चुके हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 131। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व की महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक और महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम या अशोक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। 1193 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 132। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, शूद्रक या श्रीगुप्त? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ने बागडोर संभाला, और समुद्रगुप्त एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ, नॉर्मल नहीं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त II, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच? तो सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि श्रीगुप्त
मतलब गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक। अगर पहला अगर देखा जाए कि जो संस्थापक कौन, तो आपका हो जाएगा कौन सा, इसमें आप थोड़ा सा अच्छे से गौर कीजिएगा। श्रीगुप्त हैं संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तो चंद्रगुप्त वन को माना जाएगा, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए आपके पास मजबूरी है श्रीगुप्त को मानना। अगला सवाल, गुप्त काल के समय किस चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया? हुवेनसांग, फहियान, आइचिंग या लिस्क्यू? तो सही जवाब है फहियान ने चंद्रगुप्त II के काल में भारत का भ्रमण किया। चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मादे, वेल्लन वगाई, पली पंजतम या शालाभोग? गुरुकुल के अनुरक्षण के लिए प्रदान की गई भूमि को ऑप्शन नंबर डी अर्थात उसे शालाभोग कहा जाता था, यह आपको याद रखना है। पल्ली चंदम जैन संस्था को दान की गई भूमि, वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मणों और किसानों को दान की गई भूमि, और ब्रह्मादे ब्राह्मणों के उपहार में दी गई भूमि। तो भूमि का अलग अलग प्रकार है, आपको याद रखना है। शालाभोग आपका गुरुकुल के लिए, ब्रह्मादे ब्राह्मणों के लिए, वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मणों के लिए, और पल्ली चदम जो है वो आपका क्या है, तो जैन संस्थाओं के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 136 कहता है खाली जगह होयसल साम्राज्य की राजधानी देवगिरी, द्वार समुद्र, मैसूर या कल्याणी? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी। होयसल यादवों के वंश थे, ये चोल या पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे, कर्नाटक के छोटे भाग पर शासन करते थे। इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी, राजधानी द्वार समुद्र। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? चालुक्य, गुप्त, चेर या चोल? तो सही जवाब इसका हो जाएगा चोल वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम यानी जहाज रानी का सिस्टम ये लोग बनाए और नौसेना भी अपना बनाए थे। इस राजवंश की स्थापना विजयालय द्वारा 850 ईस्वी में किया गया था। कौन वंश की बात है? तो चोल वंश की बात है। अगला सवाल, राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? चोल, पल्लव, पाल या चालुक्य? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये पल्लव के शासक थे। कौन? तो राज सिंह विष्णु। ये सातवाहनों के बाद पल्लव वंश का स्थापना इन्होंने ही किया था। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम, तमिलनाडु। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 139, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से थे? चोल, चालुक्य, कुषाण या मगध? तो सही जवाब हो जाएगा चालुक्य थे, और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, यह भी आपको याद रखना है। इसका स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। अच्छा, दंती दुर्ग इनको हराया था और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। मिस्टेक हुआ, दंती दुर्ग इन्हें हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक? चालुक्य, काकतीय, पांड्य या होयसल? तो सही जवाब हो जाएगा चालुक्य। ऊपर भी आपने देखा, और पुलकेशिन द्वितीय ने यह होल अभिलेख की जानकारी के अनुसार जो कि रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया और दक्षिण भारत जाने से रोका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 141, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पुलकेशिन II, राजसिम्हा, कारिकाल या नंदीवर्मन? तो सही जवाब हो जाएगा कारिकाल को पूर्व चोल राजाओं में से सबसे महान माना जाता है, क्योंकि चोल का 2 टाइम है, एक आपका ईसा पूर्व में, एक आपका ईसवी सन में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 142, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राजा चोल, महेंद्र वर्मन, राजसिम्हा, विक्रमादित्य? तो सही जवाब हो जाएगा इसका महेंद्र वर्मन संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन वन जो कि 600 से 630 ईस्वी तक राज किए, वे साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम भी किए थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 143, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को हराया? तभी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पुलकेशिन द्वितीय, इसलिए इस पर चर्चा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। नर्मदा नदी के तट पर हराया गया था। चोल राजवंश का अंतिम राजा, राजा चोल II, राजेंद्र चोल III, विजयालय चोल या कुलतुंग चोल III? तो सही जवाब इसका हो जाएगा राजेंद्र चोल III, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल III। अच्छा, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, ये भी आपको याद रखना है, और राजधानी तंजौर, पेन्नार और कावेरी नदी के बीच। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी, यानी नौसैनिक विजय? कारिकाल, राजराज, महेंद्र या विक्रम? तो सही जवाब हो जाएगा ये राज चोल समुद्र के पर भी विजय प्राप्त किए थे, यानी समुद्र से जुड़े हुए जगहों को जीत रहे थे।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 146, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया? तमिलनाडु, केरल, बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात। तो चेर लोग का शासन तमिलनाडु और केरल में हुआ करता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 147, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? अकबर, कृष्णदेव, राजेंद्र चोल या शिवाजी? तो नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल करने वाले तो एक ही आपको मिल सकते हैं, ये आपका क्या, तो राजेंद्र चोल हो सकते हैं। तो सही जवाब क्या है, तो राजेंद्र चोल। इन्होंने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? सामंत सेन, बल्लाल सेन, धर्मपाल या गोपाल? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो पाल वंश के राजा गोपाल के द्वारा किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर, बिहार में। अच्छा, धर्मपाल ने सर्वप्रथम पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें राष्ट्रकूट और पाल और गुर्जर प्रतिहार शामिल थे। अगला और आज का आखिरी सवाल, इनमें से कौन राजवंश दक्षिण भारत से नहीं है? पांड्य, पाल, सातवाहन की पहलव? तो सही जवाब हो जाएगा पाल। ये तो पाल लोग बंगाली हुआ करते थे, इसीलिए आपका पाल वंश की राजधानी भी मुंगेर थी। इसके द्वितीय शासक धर्मपाल, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, विक्रमशिला की स्थापना भी किए थे। तो इस प्रकार ये पाल वंश आपका बिहार और बंगाल से संबंधित है। तो ये रहा आपका 149 प्रश्न। तो 149 प्रश्न आगे जो 149वां नंबर से हम लोग 150वां नंबर से आगे हम लोग देखेंगे फिर से प्राचीन भारत का पार्ट 2। और इस प्रकार हम लोग 5-6 वीडियो में पूरे भारत के इतिहास का 1000 से ज़्यादा सवाल हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में अभी तक आप टिके हुए हैं तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी लोगों को आप जरूर वीडियो को पहुंचाएं ताकि हमारा काम बाकी लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचे, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।